पर अटल जी को ये पूछा गया, मतलब यशवंतराव चौहान का प्रोग्राम था, यशवंतराव चौहान की स्मृति में अटल जी प्रधानमंत्री थे, राम नाईक अध्यक्षता कर रहे थे, पेट्रोलियम मंत्री थे। तो उन्होंने कहा अटल जी को कि अटल जी, जब अटल जी को भाषण में बुलाने के पहले उन्होंने कहा कि यहाँ सब मराठी लोग बैठे हैं और अटल जी आप बहुत अच्छी मराठी बोल लेते हैं, आज यदि आप मराठी बोलेंगे तो सबको बहुत अच्छा लगेगा। तब अटल जी ने आके कहा कि मराठी जो है, मतलब हिंदी मेरी माँ है तो मराठी मेरी मासी है, लेकिन मैं देश का प्रधानमंत्री हूं, मैं जो कुछ भी बोलूंगा उसका यदि अनर्थ हो गया तो पूरे देश पे उसका इंपैक्ट पड़ता है। मराठी भाषा बोलने में जितनी सरल है उतनी समझने में बहुत कठिन है। आप उसका अर्थ कैसा लगाते हो ये आप पे है। फिर वो मराठी में बोले, एका ठिकाणी एका इमारतीवर एक बोर्ड लिहिला होता, वरचा मजला खाली आहे। आता म्हणे तुम्हीच सांगा, आता वरचा मजला खाली कसा असणार? तर वरचा मजला खाली आहे म्हणजे कोणी म्हणेल म्हणे की आता वरचा मजला खाली उचलून ठेवला की काय, आणि काही लोकांना वाटेल म्हणे की वरचा मजला रिकामा आहे बाबा, त्याला भाडेकरू वगैरे शोधतात त्या टाईपनी। तर म्हणे ते वरचा मजला खाली आहे असं नको व्हायला म्हणून मी हिंदीतच बोलतो। पण माझी तशी कुचंबळ नाही आहे, कारण मला माहित आहे सगळे मराठी बोलणारे आहेत, पण मी आपल्या बाकी श्रोत्यांपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न करतो तुमच्या थ्रू। काय कुठनं सुरू करावं, कारण इतके घोळ येते देशामध्ये आणि रोज मी जवळजवळ 7-8 प्रोग्राम करतो, इतके विषय आहेत की तुम्ही 9 वाजेपर्यंत म्हटलं, सकाळी 9 वाजेपर्यंत पुरेल इतके विषय आहेत। पण सामायिक विषय घेऊया, सध्या काय चाललं ते बोलूया। लोकशाहीला ग्रहण आहे का, लोकशाही आहे का, याच्यापासून आपण सुरू करूया। इजाजत चाहता हूं बोलने की, मुझे एहसास है कि बदजुबा हूं। आप सबसे इजाजत चाहता हूं बोलने की, मुझे एहसास है कि मैं बदजुबा हूं, थोड़ा सा बदजुबा हूं मैं इत्तेफाक से, अब मैं क्या करूं, पत्रकार हूं इत्तेफाक से। एक पत्रकार को भी आप स्वागत करते हैं, ये इस देश की पत्रकारिता का दुर्भाग्य है, क्योंकि पत्रकारिता में पत्तलकार इतने घुस गए, दलालों की फौज इतने घुस गई, सरकार के दरबार में जी हुजूरी करने वालों की फौज इतनी घुस गई कि अब कोई पत्रकारिता करता है उसका भी स्वागत करना पड़ता है कि चलो कम से कम कुछ तो पत्रकार जिंदा है। मैं कोई देश सेवा करने का दावा नहीं करता, मैं ये भी दावा नहीं करता कि मैं कोई बिरला व्यक्तित्व हूं कि जो मैं कुछ कर रहा हूं। मैं पत्रकारिता में आया, चॉइस से आया, और मैं पत्रकारिता कर रहा हूं और प्रयास यही करता हूं। पत्रकारिता हमेशा सरकार को सवाल पूछती है, पत्रकार व्यवस्था को सवाल पूछती है, पत्रकार लोगों की वेदनाओं को शब्द देते हैं, पत्रकार कुप्रथियों पे प्रहार करता है, पत्रकार अच्छी चीजों की सराहना करता है। तो कई लोग मुझे पूछते हैं, बीजेपी के कई मेरे मित्र हैं, सभी राजनीतिक दलों में मेरे मित्र हैं, तो बीजेपी के भी लोग मुझे पूछते हैं कि क्या तुम्हें कुछ अच्छा दिखाई नहीं देता क्या? तो मेरा उल्टा एक सवाल होता है, अच्छा क्या हुआ 2014 से, सिर्फ मुझे एक बात बता दो। कसम भगवान की मैं आपके चरणों में बैठ के आपकी स्तुति करूंगा, 2014 के बाद इस देश में क्या हुआ ये मुझे बताइए। सवाल सरकारें आती है, सरकारें जाती है। इस देश ने जवाहरलाल नेहरू से लेके शास्त्री जी, इंदिरा जी, वीपी सिंह, देवगौड़ा, अटल जी, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, सबको परखा है। सब ने कुछ ना कुछ किया है, कुछ गलत किया है तो कम से कम एक बात सही की होगी। लेकिन 2014 से मैं आज भी ढूंढ रहा हूं, मेरी कोई नरेंद्र मोदी, अमित शाह से निजी दुश्मनी है ही नहीं,
2014 से मैं लगातार ढूंढ रहा हूं और मैं हर जगह जाता हूं तो मैं अपील भी करता हूं जनता को, यदि आपको कुछ अच्छा मिल गया हो, जो समाज के लिए अच्छा हो, जो देश के लिए अच्छा हो, तो कृपा करके मुझे बताइए। मैं इस बारे में बहुत अज्ञानी हूं कि मैं देख ही नहीं पा रहा हूं, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है, क्या वो इस लोकतंत्र के लिए हो रहा है? जो लोकतंत्र है, इस देश के संविधान के अनुसार चलना चाहिए। लोकतंत्र की परिभाषा को यदि अपने आप बदल के, संविधान को अपने आप बदल के, यदि मनुस्मृति लाकर उसके तहत आप लोकतंत्र चलाना चाहते हो, तो फिर लोकतंत्र का मजाक है। यदि कोई बात आदमी सिर्फ अपने ही मन की बात करे, तो फिर जन की मन की बात सुनेगा कौन? और लोकतंत्र में हम किसी को चुनाव जिता के भेजते हैं, वो हमारा बाप नहीं होता, वो राजा नहीं होता, वो शहंशाह नहीं होता। वो हम में से एक होता है कि हम नहीं जा पाते तो तू मुंबई जा, हम नहीं जा पाते तो तू दिल्ली जा, कम से कम इस शहर का, तेरे मतदाताओं का कुछ तो भला कर। इसलिए आपको सरकार में रखा जाता है। सरकार में आपको समाज तोड़ने के लिए नहीं रखा जाता। सरकार में आपको संविधान के साथ खिलवाड़ करने के लिए नहीं रखा जाता। यह देश संविधान से चलाएगा। बार बार हमारी संविधान बचाने की लड़ाई है। हम कहते हैं कि संविधान बचाने की लड़ाई है, और सत्ता पक्ष के लोग कहते हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस जैसा आदमी खुलेआम झूठ बोलता है, इस देश का मुख्यमंत्री, कि विपक्ष संविधान के नाम से झूठ फैला रहा था। तो भाई, संविधान बदलेंगे, ये बात आपके प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार समिति के अध्यक्ष कह रहे थे। वो कौन है देवेंद्र जी? आपके एक अयोध्या के उम्मीदवार लोकसभा के कह रहे थे 370 आने पे संविधान बदल देंगे। अरुण गोविल कह रहा था संविधान बदल देंगे। कर्नाटक से हेगड़े कहता था संविधान बदल देंगे। आपकी धर्म सांसद कहती है कि संविधान लागू करेंगे। संविधान लागू करेंगे, ये बात बोलना ही इस देश में राष्ट्रद्रोह होना चाहिए। जो संविधान बदलने की बात करते हैं, यदि वो आज खुलेआम अपनी पूजा करते घूम रहे होंगे, तो फिर संविधान खत्म हो गया इस देश से। संविधान सिर्फ किताबों में नहीं है, संविधान सिर्फ पन्नों में नहीं है। संविधान आप में और मेरे में बसता है। संविधान में हमको अधिकार दिए हैं। और भारत का संविधान, जिस आर्थिक सलाहकार समिति के अध्यक्ष ने कहा था कि यह संविधान कूड़ेदान हो गया, कूड़ेदान में फेंकने लायक हो गया है, इस संविधान में अब अमेंडमेंट नहीं होंगे, यह संविधान पूरा बदलना पड़ेगा, क्योंकि यह अंग्रेजी कानून का एक रूपांतर था। आर्थिक सलाहकार समिति के अध्यक्ष है वो, क्या सलाह देते होंगे? उस मूर्ख को यह पता नहीं। संविधान सभा में आपके सांसद यहां बैठे हैं, पूछिए कितनी बड़ी लाइब्रेरी है पार्लियामेंट में, जाके पूछिए, किताबों की किताबें भरे हैं, हजारों घंटों का डिस्कशन है संविधान के एक एक शब्द के ऊपर, तब जाके इस संविधान ने जन्म लिया है। जब ओबामा इस देश में आए थे, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, तो ओबामा ने प्रधानमंत्री को एक किताब गिफ्ट की। अब देखिए, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह हो तो गिफ्ट किताब ही मिलेगी पढ़े लिखे आदमी को। बाकी जगह पे आपको शाल और आम देने पड़ते हैं, और फिर वो आम काट के खाते हैं, चूस के खाते हैं। अंतरराष्ट्रीय सवाल हमारे अक्षय कुमार पूछते हैं। तो जब किताब आई तो साथ में लेफ्ट के बड़े नेता सीताराम येचुरी खड़े थे, वो भी पढ़े लिखे आदमी। तो सीताराम जी ने वो किताब धीरे से उठाई और पढ़ना पलटा। उसमें लिखा था, फ्रॉम द लार्जेस्ट एंड द ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी टू द बिगेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड। वही सीताराम ने कहा कि एक्सक्यूज मी प्रेसिडेंट, आई थिंक समथिंग इज रॉन्ग इन दिस मैसेज। तो ओबामा ने कहा कि यस, ओबामा था वो पढ़ा लिखा, वो भी यस कहता। आज ट्रंप होता तो बोलता था गेट आउट। तो उसने कहा यस। उसने कहा इट इज द बिगेस्ट, इट इज द लार्जेस्ट एंड इट इज द ओल्डेस्ट। तो ओबामा बोला नहीं, अमेरिकन डेमोक्रेसी इज द ओल्डेस्ट। तो मनमोहन सिंह जी ने कहा कि सीताराम जी टेल हिम ना, एक्सप्लेनिंग। बोला जब हमारे देश में संविधान लागू हुआ तो हमारे देश में दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को, महिलाओं को, सबका मतदान का अधिकार था।
और हमारे यहां संविधान लागू होने के 5 साल बाद अमेरिका ने कालों को मतदान का अधिकार दिया। हम आपके पहले हैं। यह संविधान है। बाबा साहब ने कहा था कि जब उन्होंने 25 तारीख को आखिरी भाषण दिया, उन्होंने कहा कि संविधान अच्छा बुरा नहीं होता। संविधान किसके हाथ में जाता है वो तय करता है कि अच्छा या बुरा है। बंदर के हाथ में वस्तुरा लग गया तो वो कितने को जख्मी करेगा और खुद को भी कितना जख्मी करेगा पता नहीं। उन्हें कहा कि ये देश व्यक्ति पूजा बहुत जल्दी करना शुरू कर देता है, और जब किसी व्यक्ति की व्यक्ति पूजा होती है तो फिर वो तानाशाह हो जाता है, और फिर वो तानाशाह संविधान को घर भेज देता है। ये उन्होंने उस समय कहा था जो संविधान लागू होने के एक दिन पहले। आज 75 साल हो गए। मैं बाबा साहब को सैल्यूट करता हूं कि उन्हें पता था कि 75 साल बाद इस देश में क्या होने वाला है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दूसरी बार आए, पहली बार आए तो उन्होंने नतमस्तक हुए, पार्लियामेंट को साष्टांग दंडवत किया। मैं एबीपी में बैठा हुआ था, सबने कहा कि क्या, मैंने बोला क्या बात है, जो आदमी साष्टांग दंडवत करके गया पार्लियामेंट में, 5 साल में हमको पता पड़ा कि वो साष्टांग दंडवत इसलिए कर रहे थे कि आखिरी और पहली बार कर रहा हूं, अगली बार तुमको यहां होना ही नहीं है। फिर दूसरी बार आए तो सेंट्रल हॉल में उन्होंने बाकायदा संविधान के प्रति के सामने नतमस्तक हुआ। उसका आज अर्थ समझ में आया कि उन्होंने संविधान को कहा कि बहुत रह लिए बाहर, अब जरा अंदर चले जाना, अब देश में चलाऊंगा। जब इस देश में संविधान के साथ खिलवाड़ होगा तो फिर लोकशाही खत्म होगी। क्या मतदान करना ही लोकशाही है? सवाल यह है। मतदान तो कईयों ने किया था, नतीजे क्यों बदले? क्या हुआ? लोकसभा में और विधानसभा में, महाराष्ट्र में इतना बदलाव कैसा आया? 5 बजे बाद जब मतदान बंद होता है, लोग लाइन में खड़े होते हैं। वो 8% कैसे हो सकते हैं? क्या हो रहा है? जब आप मतदान की प्रक्रिया को हाईजैक करोगे, जब मतदान सूची को आप हाईजैक करोगे, तो फिर लोकतंत्र रहेगा कहां? फिर आप चुनाव लड़ते जाएंगे। मुझे आज भी ये सबसे बड़ा सवाल है और मेरे मन में कि नरेंद्र मोदी और उनकी टीम कहां चूक गई। जो नरेंद्र मोदी की टीम की गलती कहां हुई जो नांदेड़ में उनके विपरीत रिजल्ट आया? सवाल आपके चुनने का नहीं था। सवाल मोदी जी क्या चाहते ये है, सवाल चुनाव आयोग क्या चाहता ये है। बिहार में मतदाता सूची का नूतनीकरण हो रहा है। हर साल मतदाता बढ़ते हैं। बिहार में चुनाव आयोग कहता है कि 20% घटेंगे। उन्होंने कहा कि आपको यदि मतदाता बनना है तो आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा। उस फॉर्म में 11 सर्टिफिकेट है, उन 11 में से एक सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा, तो हम आपको मानेंगे कि आप मतदाता है। उस 11 की लिस्ट में आधार कार्ड भी नहीं है, पुराना चुनाव पहचान पत्र भी नहीं है, उसमें राशन कार्ड भी नहीं है, उसमें मनरेगा का जॉब कार्ड भी नहीं है। तो उसमें है क्या? एनआरसी का सर्टिफिकेट। अरे इस मूर्ख को, ज्ञानेश कुमार को कौन बताएगा एनआरसी सिर्फ आसाम में लागू है, बिहार में कहां से लाएगा सर्टिफिकेट? एक उसमें कहा कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट, बिहार में डोमिसाइल बंद हो गया। चिराग पासवान ने कहा कि हम सत्ता में वापस आएंगे तो डोमिसाइल चालू करवाएंगे। जो नहीं है वो चाहता है। एक सर्टिफिकेट वो मांग रहा है कि आपका घर है, इस घर का सर्टिफिकेट। बिहार में वो सिस्टम ही नहीं है घर का सर्टिफिकेट। बिहार में एक सिटीजन रजिस्टर, वो बिहार में है ही नहीं। आप सरकारी कर्मचारी है तो उसका एक पहचान पत्र, बिहार में मात्र 20 लाख सरकारी कर्मचारी है। आपके पास पासपोर्ट है तो दे दीजिए, बिहार में 2% लोगों के पास पासपोर्ट नहीं है। 10वीं की मार्कलिस्ट मांगते हैं, 55% बिहार में ड्रॉप आउट है, मैट्रिक भी नहीं हुए हैं। वो कहां से लाएंगे सर्टिफिकेट? क्योंकि चुनाव आयोग ने बिहार की मतदाताओं की सूची तैयार करके रखी है 1 महीना पहले। उसमें जितने विपक्ष के मतदाता है, आप लोगों को भी पता पड़ता है कौन सा मोहल्ला किसको वोट देता है, कौन सा मोहल्ला किधर जाएगा, ये बाय एंड लार्ज समझ में आता है। विपक्ष के सारे लोग उसमें से गायब होंगे। मैं आज याद रखना मेरी इस बात को, जब 1 अगस्त को रिलीज होगी मतदाता सूची, याद करोगे आप, लेकिन तब बहुत हंगामा होगा।
तो उस अपने कुकर्म पे चद्दर डालने के लिए, उसको लीगलाइज करने के लिए 1 महीने का ये सर्वे का नाटक है। 7 करोड़ मतदाताओं का सत्यापन सिर्फ 1 महीने में करेंगे। उन्हें कहा कि हमारे पास 1 लाख वॉलेंटियर है। 1 लाख वॉलेंटियर करने के लिए आपको एक विज्ञापन देना पड़ेगा। आपको किसी को तो बोलना पड़ेगा कि चुनाव आयोग को वॉलेंटियर चाहिए। कि बिहार के जनता को रात को सपना पड़ा कि चुनाव आयोग को वॉलेंटियर चाहिए और लोग काम धंधा छोड़ के वॉलेंटियर बनने के लिए निकले। उन्होंने कहा कि हमारे पास 1 लाख वॉलेंटियर है। कहां है? नहीं देना चाहते लिस्ट आपको। भगवान भरोसे है। बिहार बरसात में आधा बिहार बाढ़ के नीचे होता है। गांव वाले गांव छोड़ के मचान पेड़ों पे बांध के रहते हैं। वहां कहां से सत्यापन होगा? और आज की खबर है, कुछ लोगों ने रेसिडेंस सर्टिफिकेट दिया अपने फॉर्म के साथ। वो उसके ट्रैक्टर का सर्टिफिकेट है। सोनालिका ब्रांड का ट्रैक्टर है, उसका फोटो है और ये सज्जन यहां रहते हैं करके सर्टिफिकेट है। ये सारा चलेगा क्योंकि एक बार 1 अगस्त को मतदाता सूची तय होगी। उसके बाद आपको अपील करने की जगह होगी। आप अपील करते रह जाओगे। चुनाव आयोग चुनाव की प्रक्रिया घोषित करेगा। सर्वोच्च न्यायालय के हाथ बन जाएंगे। सर्वोच्च न्यायालय में लोग जाएंगे। सर्वोच्च न्यायालय कहेगा एक बार चुनाव होने दो, उस पर बात करेंगे। 20% जहां सिर्फ 1.5 या 2% के स्विंग से चुनाव के नतीजे बदलते हैं, सरकारें बदलती है, लोगों की किस्मत बदलती है, वहां 20% लोग गायब होंगे। अब उन्होंने नई बात कही कि ये जो 20% है ये बांग्लादेशी है। इन्हीं 20% ने बिहार में लोकसभा में मतदान किया, एनडीए को अच्छी सीटें मिली। इसी 20% ने वहां पे विधानसभा में चुनाव किया जब बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी उभर के आई है। तो फिर बांग्लादेशी तो बीजेपी को जिता रहे हैं। फिर जिसको आप चाहे उसको बांग्लादेशी बोल दे, जिसको आप चाहे उसको विदेशी बोल दे। अब चुनाव आयोग तय करेगा कि आप इस भारत के नागरिक हैं ये नहीं। आप नांदेड़ में घर का टैक्स देते होंगे, आप इनकम टैक्स देते होंगे, आप सब कुछ करते हैं, जीएसटी देते हैं, लेकिन चुनाव आयोग का यदि पहचान पत्र आपके पास नहीं है तो आप भारतीय नहीं है। भूल जाइए भारतीय होने का। आधार कार्ड भी बोलता है कि अभी आप भारतीय का ही कोई सर्टिफिकेट नहीं है। आधार कार्ड आपका पहचान पत्र है जिसमें भारतीय होने का कोई दावा नहीं है और जन्म तारीख जो है इसकी भी गारंटी हम नहीं लेते। तो फिर आधार कार्ड क्यों रखे? आधार कार्ड लाया किस लिए गया था? इस देश में आधार कार्ड लागू करने के लिए अरबों रुपए खर्चा हुए। ये पैसे हमारे और आपके टैक्स पेयर से, किसी के बाप के नहीं है। लोकतंत्र जिंदा रखने का प्रयास किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि लोकतंत्र है, लेकिन कैसा? जैसे महाराष्ट्र की विधानसभा में हुआ, कैसा जैसा बिहार में होने जा रहा है, कैसा जैसा हरियाणा में हुआ, कैसा जैसा गुजरात में हुआ। गुजरात में आखिरी 2 घंटे में इतना वोटिंग हुआ कि 1 मिनट में एक मशीन पे 3 वोट गिरे एवरेज। आप सब मतदाता है, क्या 1 मिनट में 3 लोग वोट कर सकते हैं? आप जाओगे, आप साइन करोगे, वो उंगली पे इंक लगाएगा, आप उधर जाओगे, वो आपको देखेगा, इधर बटन दबाएगा, 2 आवाज आएगी, फिर आप बटन दबाओगे और फिर आपका वोट वीवीपैट की स्लिप नीचे देखोगे और आपका वोट सम्मिलित हो जाएगा। जहां 1 वोट डालने के लिए मिनिमम 3 मिनट लगते हैं, ये 1 मिनट में 3 वोट डले हैं। उसकी कंप्लेंट्स हैं। गुजरात में सरकार बनके 2-3 साल हो गए, लगातार कंप्लेंट फाइल की है। चुनाव आयोग उस पर इन्वेस्टिगेट कर रहा है क्योंकि चुनाव आयोग के पास समय सीमा नहीं है। तो जब चुनाव आयोग ही सरकार के दरबार में मुजरा करने को तैयार है, जब चुनाव आयोग ही बीजेपी का एक प्रकोष्ठ बन के काम करने के लिए तैयार है, तो फिर किस लोकशाही की बात हम करते हैं और किस लोकतंत्र की बात हम करते हैं? चुनाव में मात्र बड़े बड़े विज्ञापन छपना, चुनाव में मशीन होना, चुनाव में वोटिंग का नौटंकी होना, उसके बाद सर्टिफिकेट मिलना और आप कहोगे कि चुनाव संपन्न हुए। और इतने बड़े 140 करोड़ के देश में चुनाव संपन्न हुए, तालियां बजाओ। कौन हारा कौन जीता? सर्वोच्च न्यायालय ने एक व्यवस्था दी थी कि चुनाव आयोग में नियुक्तियां कैसी होनी चाहिए। प्रधानमंत्री होंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होंगे। जेपी नड्डा से लेके सब कहते हैं कि हम न्यायपालिका का आदर करते हैं, उनके हर निर्णय का आदर करते हैं सर आंखों पे।
फिर इस निर्णय के लिए नया कानून क्यों लाए गए? क्यों प्रधानमंत्री उनके मंत्री और लीडर ऑफ अपोजिशन को बिठा के रखा है? वो अकेला एक बापड़ा चिल्लाते रहता है कि ये आदमी नहीं चाहिए। बोले दो ने कहा हाँ चलो तुम गायब हो जाओ। और कभी राजीव कुमार को ले आते हैं, कभी गणेश कुमार को लेके आते हैं। ये सिर्फ नाम बदलते हैं, बोतल बदल रही है, दारू वही है। सवाल पूछो तो कहते कि आप हार गए इसलिए सवाल पूछ रहे हैं। प्रधानमंत्री लोकसभा चुनाव में कहते हैं कि इनका घोषणा पत्र में लिखा है कि ये हिंदुओं के गले का मंगलसूत्र खींच के मुसलमानों में बांट देंगे। चुनाव आयोग चुप है। बहुत ज्यादा प्रेशराइज करने पे चुनाव आयोग ने एक नोटिस जारी किया जेपी नड्डा को। और नोटिस कब जारी किया? चुनाव प्रचार के अंतिम दिन। जब तक जेपी नड्डा को नोटिस मिला तब तक चुनाव का समय, प्रचार का समय खत्म हो चुका था। उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा कुछ कहा नहीं है, ये गलत आपको इंफॉर्मेशन दी किसी ने। उन्हें एक्सेप्ट कर लिया। ऐसे चुनाव आयोग से क्या हम चुनाव अपेक्षा करते हैं फेयर की? और यदि चुनाव फेयर नहीं हो रहे हैं तो फिर लोकतंत्र कहां है? आपका दिया हुआ मत क्या आपके सांसद के पीछे खड़ा है, यह देखना चाहिए। जब ये सारी बातें सामने आती है तो फिर लगता है कि ये बेसिक ढांचे को ही तोड़ रहे हैं। आपको नहीं चाहिए संविधान बदलाव, आपको मनुस्मृति नहीं चाहिए, आपको संविधान ही लागू करना है, करो संविधान, रखो किताब इसको। अब जो बोलेंगे हम, अब जहां कावड़ लेके वो जाएंगे, पता नहीं यहां कावड़ का प्रचलन कितना है। हम दिल्ली वालों के लिए तो वो 15 दिन, अब बहुत, एक महीना बहुत तकलीफ का है क्योंकि पूरे हाईवे जाम है। एक चलते हैं इस देश में बेरोजगारी, लोग कितने कितने खाली है देखिए। 15 दिन 20 दिन कावड़ लेके निकल लेते लोग, खाली है लोग, काम नहीं है। कावड़ भी एक रोजगार हो गया है कि रास्ते में खाने को मिलेगा, ये करने को मिलेगा। अब कावड़ के रास्ते पे दुकान किसकी होनी चाहिए? मुसलमान की दुकान में यदि कावड़ वाले ने खाना खा लिया तो वह पवित्र हो जाएगा, तो उसका नाम लिखो। विश्व हिंदू परिषद सर्टिफिकेट बांट रहा है कि ये ढाबा है, यहां पे पवित्र खाना दिया जाएगा। क्या होता है पवित्र खाना? अरे गंगा ने कभी किसी मुसलमान के खेत को सींचने से मना कर दिया? गंगा ने कभी किसी दलित के खेत में जाने से मना कर दिया? गंगा क्या किसी के पेट में जाने के पहले पूछती है तू हिंदू है मुसलमान है? अरे जिस गंगा को ही ऑब्जेक्शन नहीं है तो ये दलाल कहां से पैदा हो गए हिंदू धर्म के? और संविधान और लोकतंत्र इसलिए खतरे में है क्योंकि ये खुलेआम नंगाई पे उतर आए हैं और उनको बोलने वाला कोई नहीं। जिस मीडिया को आवाज उठानी पड़ती चाहिए वो मीडिया उनका साथ देता है। मीडिया पे डिस्कशन होते हैं कि अरे भाई हिंदू धर्म, हिंदू बहुल देश है। अब वो कहते हैं कि भाई श्रावण में मटन की दुकान बंद हो जाए तो क्या प्रॉब्लम है आपको? अरे मैं तमाम हिंदुओं को पूछता हूं, मुझे हिंदू धर्म का एक महीना बता दीजिए जिसमें हिंदू का त्योहार नहीं है। यहां तो भगवान विष्णु सोने के लिए गए अब 4 महीने के लिए। जब भगवान सोते हैं तो कोई काम नहीं होता, लेकिन नवरात्र अपनी शिवरात्रि उसी में आती है, गणपति उसी में आता है, रक्षाबंधन उसी में आता है, नवरात्र उसी में आती है। कौन से कानून है, किस संविधान को लागू कर रहे हैं? ये मनुस्मृति तो है जो ये तय करेगी कि ये मुसलमान है, ये हिंदू है, ये पारसी है, ये सिख है, ये है, वो है, और उसी हिसाब से काम बटेगा। मेरा संविधान तो ये अलाउ नहीं करता। तो इस पे सरकार क्यों चुप है? सरकार तो छोड़ो, इस पे जो दूसरा स्तंभ है सरकार का, कार्यपालिका, वो उसको चुप है। कार्यपालिका साथ में डंडे लेके घूमती है, वो संरक्षण देती है उन विश्व हिंदू परिषद वालों को जो ये नंगा नाच कर रहे हैं और आवाज उठाने वालों को मारते हैं। और इस सरकार में एक नया बहुत बढ़िया ट्रेंड निकला है। किसी ढाबे वाले ने कंप्लेंट की, मैं मुस्लिम हूं लेकिन मेरे यहां कपड़े उतार उतार के चेक कर रहे थे, केस करो इनके खिलाफ। जब बहुत ज्यादा प्रेशर हो गया तो बोले हाँ, उनको नोटिस दिया मैंने, जो ये काम कर रहे थे। पुलिस स्टेशन ने उनको नोटिस दिया कि आप अपने सुविधा से आके मिलिए और अपनी बात रखिए।
और जिस ढाबे वाले ने कंप्लेंट किया, उस ढाबे वालों को रात को उठा के ले गए। वो बोले मेरा दोष क्या है? बोले तुमने 6 महीने पहले किसी को मारा था। बोला मैंने तो किसी को नहीं मारा था। बोले हमारे पास कंप्लेंट है 6 महीने पुरानी, हम तो ढूंढ रहे थे तुमको। हो गया। अनिल देशमुख महाराष्ट्र का गृह मंत्री 11-13 महीने जेल में। 100 करोड़, कोई तो कहता है 100 करोड़। किसने कहा 100 करोड़? बोले कमिश्नर साहब ने कहा। कमिश्नर साहब को कहा कि पेश होके बताइए आपने क्यों कहा। कमिश्नर फरार, बड़े मुश्किल से आया। उसको कोर्ट ने पूछा कि अनिल देशमुख ने आपको 100 करोड़ इकट्ठा करने के लिए मांगे थे, ये आपका स्टेटमेंट है, इसलिए ये जेल में है। बोले नहीं, मैंने तो कुछ ऑफिसरों को ऐसे ही सुना था बोलते हुए। उसने कहा कि आप कमिश्नर हैं, इतने बड़े अधिकारी हैं, आप हियरसे पे जाते हैं, काना फुसी में आपने इतना बड़ा आरोप लगा दिया। अनिल देशमुख पे 100 करोड़ का आरोप था। उस पे चार्जशीट 1 करोड़ 80 लाख की हुई, लेकिन उसके नाम से 100 करोड़ 100 करोड़ 100 करोड़ बोलने वाला मीडिया आज जवाबदेही नहीं है उनकी। हमें पूछना चाहिए उन पत्रकारों को, और हाथ पकड़ के पूछना चाहिए तो कौन सा 100 करोड़ बोल रहा था। हेमंत सोरेन आदिवासी मुख्यमंत्री, और जो झारखंड में एक नई प्रोग्राम लाने का प्रयास कर रहा युवा है, पूरा लोकसभा के 5 महीने जेल में था। उसके आरोप था कि उसने एक आदिवासी की 8 एकड़ की जमीन कब्जा कर ली। आखिर में जब जमानत मिली तो कोर्ट ने कहा जमीन इसके कब्जे में नहीं है, कोई कागजात नहीं है कि यह जमीन इसकी है, कोई कागजात नहीं कि इसने कभी किसी को जमीन बेची है, ये किसी से खरीदी है। इस जमीन से कोई कागजात इससे रिलेटेड नहीं है, तो इसको क्यों उठा के लाए? बोले एक आदमी ने स्टेटमेंट दिया था। बोले यार कोई किसी के बारे में स्टेटमेंट देगा और मुख्यमंत्री को उठा के लाओगे आप? आज अनिल देशमुख जमानत पे है, ईडी ने उसके बाद एक केस पे नहीं बुलाया उसको। 13 महीने उसको रगड़ दिया। एक महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्य का गृह मंत्री 13 महीने जेल में रहता है। क्यों? दिल्ली चाहता है वो जेल में रहे। तो फिर लोकतंत्र कहां है? अनिल देशमुख को जिन लोगों ने जितवा के दिया, अनिल देशमुख जिस पार्टी में थे, उस पार्टी की सरकार थी, तो क्या ये महाराष्ट्र की जनता का अपमान नहीं था? क्या हम माने कि हमारा अपमान है? लेकिन हम नहीं मानते, हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं। प्रश्न वही है, लोकतंत्र जिंदा रखने के लिए सिर्फ मतदान का होना काम नहीं है। एक अच्छा हमको चुनाव आयोग चाहिए, हमें नेताओं के कैरेक्टर चाहिए। कैसे हम गुंडे बदमाशों को चुनाव जितवा देते हैं? कैसे 9वीं पास आदमी चुनाव जीतता है? क्या आपके इस शहर में ऐसे आमदार नहीं है जो अंगूठा छाप है? आप क्या कर रहे हैं? आप क्यों पढ़े लिखे हैं? ये मेरा सवाल है। आप ड्राइवर भी रखते तो पूछते उसको पढ़ना लिखना आता है कि नहीं, क्योंकि वो गाड़ी की साइन भी नहीं देख पाएगा। जो आदमी अंगूठा बहादुर है वो आपकी क्या वेदनाओं को जगा देगा विधानसभा में? क्या नांदेड़ मर चुका है? क्या शंकरराव चौहान की ये भूमि, उस महान सुपूत की भूमि इतनी नाकारा हो गई कि एक पढ़ा लिखा आदमी आगे नहीं आ सकता एमएलए बनने के लिए? ये दोष आप लोगों का है। संजय राठौड़ जैसा व्यभिचारी बार बार चुनाव जीतता है। वहां एक संजय गायकवाड़ है 9वीं फेल, उसको इतनी भी शर्म नहीं है कि आमदार है भाई, पैंट तो पहन यार, टॉवेल लपेट के जाता है कैंटीन में। ये कैरेक्टर उसका नहीं है, ये कैरेक्टर बुल्ढाना के उस लोगों का है। ऐसे ही घूमते हो क्या टॉवेल में? जब आप टॉवेल में नहीं घूमते हो तो ये आमदार चुन चुन के लाते हो जो टॉवेल में घूमता है। एक संजय सिरसाट रात में बैग लेके बैठता है पैसे का। क्यों औरंगाबाद या संभाजी नगर उसको जितवा के देता है? कोई मंगल ग्रह से तो नहीं आया ना। आपको अपने आप में देखना होगा। लोकतंत्र का भविष्य आपके हाथ में है, लोकशाही का भविष्य मोदी के हाथ में नहीं है। मैं बार बार कहता हूं, एक 30 सेकंड का टाइम मिलता है बटन दबाने में, उस टाइम पे उस आदमी का बटन दबाओ जो पढ़ा लिखा हो, जो आपका एमएलए होने पे आपको गर्व होना चाहिए।
कि जो लोकसभा या विधानसभा में बोले तो शब्द बोलते रहे और आवाज शांत हो, लगे कि काम हो ना हो, लेकिन मेरे सांसद ने आज, मेरे विधायक ने आज आवाज की है। जिनको दो शब्द नहीं बोलने आते, ऐसे लोग विधायक बन जाते हैं, आमदार बन जाते हैं। जिनके नंबर 2 के 10 धंधे हैं, वो खासदार बन जाते हैं। जिनकी अपनी विचारधारा नहीं, वो चुनाव लड़ते हैं। वो नहीं लड़ा तो उसकी बेटी को चुनाव जितवा के देते हैं। सवाल यह है, एक विचारधारा होती है। ऐसा क्या हुआ कि रातों रात आपकी विचारधारा बदल जाती है? आपके पिता की विरासत थी, आपकी एक विचारधारा थी, आपको क्या नहीं दिया पार्टी ने? आपको मुख्यमंत्री पद से, सब पदों से नवाजा है। क्या नहीं है? नांदेड़ में क्या प्रॉपर्टी और कहां का इन्वेस्टमेंट है, क्या नहीं मालूम? और मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। देवेंद्र फडणवीस से बोल रहे थे कि ये लीडर नहीं डीलर है। उन्हीं की भाषा बोल रहा हूं, मेरा एक शब्द नहीं इसमें। वो आदमी रातों रात क्यों विचारधारा बदलता है? एकाएक उसको कमल के प्रति प्रेम क्यों आता है? इसलिए आता है, उसकी विचारधारा नहीं बदली। किया हुआ अरबों रुपए का भ्रष्टाचार ईडी की भेंट चढ़ जाएगा, इस डर से वो अपनी नैतिकता, अपनी मूल्य सब गटर में फेंक के किसी के भी चरणों में जाके बैठते हैं। ऐसे लोगों पे गर्व करना चाहिए या ऐसे लोगों को गांव निकाल कर देना चाहिए? क्योंकि ये नांदेड़ अशोक चौहान का नहीं है, ये नांदेड़ आपका है। ये नांदेड़ शंकरराव चौहान का है। कई चीजें हैं, हम रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, हमें इसको देखना पड़ेगा। मैं सांसद के बारे में आज आपके खासदार से मेरी बात हुई, उन पे आरोप लगाया था। मैंने, आप पे आरोप है कि आप बड़े भाई भतीजावाद चलाते हो। तो उनने बोला कौन सा भाई भतीजावाद? मैंने बोला कांग्रेस के अध्यक्ष भी आपके रिलेटिव है और आप भी है। बोले साहब रिलेटिव तो बहुत पहले से हुआ था मैं, अब यदि कोई मेरा मामा पहले से अध्यक्ष बना तो उसको डिसोन तो नहीं कर सकता। लेकिन मैंने मेरे लड़की को चुनाव नहीं लड़वाया, मेरे बाप के नाम से मैं मुख्यमंत्री नहीं बना, ना ही मेरे भतीजे को मैंने किसी बैंक में लगाया। तो परिवारवाद किसको कहेंगे? तो इन नेताओं से सावध रहिए। कोई नेता बड़ा नहीं है आपसे, आप बड़े हो। आप हो तो नेता है। और आप, मैं कई बार बोलता हूं कि अपने महाराष्ट्र में ज्यादा ही है, आमदार साहेब, आमदार साहेब, खासदार साहेब, खासदार साहेब, साहेब झाले, साहेब आले, साहेब आले। अरे तुम्ही हरियाणामध्ये येऊन पहा। हरियाणा में मैं हुड्डा जी के पास गया था। हुड्डा जी भी सैनिक स्कूल के हमारे बहुत सीनियर है, पहले बैच के है वो, और हमारा उनका संबंध नेता से कम और जूनियर सीनियर का ज्यादा है। तो एक दिन उन्होंने मुझे बुला था कि फोन आया ऑफिस में, मैं एक चैनल का हेड था, तो बोला सैनिक आई नीड टू सी यू। उन्हें कुछ एक खबर के बारे में पूछना था। तो मैं गया तो उनके प्रांगण में 600-700 लोग हुक्का पी रहे थे, बैठे हुए मुड्डे पे। मैं बता रहा हूं। अंदर गया तो एक सोफा सेट जिसकी कैपेसिटी 5 लोगों की है, उसमें 8-8 लोग बैठे हुए थे। एक हुड्डा जी की चेयर छोड़ी तो सब ओवर कैपेसिटी था। फिर पीए मुझे अंदर लेके गया। मैंने गुड मॉर्निंग सर। ओके ओके यू केम कम। मेरा हाथ पकड़ा। अब उनको मुझे बात करना था। वो अंदर के कमरे में गए, वहां लोग ठूसे हुए थे। वो बेडरूम में गए, वहां लोग ठूसे हुए थे। वो सब दूर घूम के आए, जगह नहीं मिली खड़े होने को। उन्होंने बाथरूम का दरवाजा खोला, बोला चल अंदर। टॉयलेट में मैं और हुड्डा साहब अंदर गए। बोला ये खबर, मुझे इसका सोर्स चाहिए। बोला आपका अधिकारी? बोला हो नहीं सकता। मैंने दिस इज एसएमएस। बोले ऐसा क्यों करता है? मैंने बोला सर मैंने पहले आपको बोला आप गलत आदमी पे दांव लगा रहे हो, दिस इज टू मच। फिर दरवाजा खोला तो उस बाथरूम के दरवाजे पे लोग खड़े थे, तो जोर से हरियाणी में चिल्लाए, बड़े हट, जगह नहीं छोड़ी बात करने को तुम लोगों ने। क्या सोचेंगे लोग, एक पत्रकार को लेकर बाथरूम में गया, नालायक हो तुम सब। ये होते नेता। वो हरियाणा में नेता को बोलते कि हम आए हैं, वो कत्तू पिलाएगा, खाना तो खिलाएगा, वोट दिया तेरे को। दिल्ली फार दूर आहे साहेब, तुम्ही सुखिया। हरियाणामध्ये काय मोटरसायकलवर किक मारली का खासदार? आपल्याकडे ते दिल्लीत खासदारापर्यंत येऊपर्यंत ते कळतच नाही त्याला, इतका पैसा खर्च करून कुठे खासदाराकडे।
तर त्यामुळे तुम्हाला इतर लोक देव मानतात. तो हमको ये गलती नहीं करनी है व्यक्ति पूजा की. वैसे आपके सांसद तो मृदुभाषी है, वो अजित पवार नहीं है बेचारे, अच्छा टोन में. तो ये कई चीजें हैं. लोकशाही का भविष्य आप लोगों के हाथ में है. ये देश इतनी बुरी तरह से हर डिपार्टमेंट पर डिरेल हो गया है. आज हमारी विदेश नीति इतनी लो लेवल पे दुनिया में कभी नहीं थी. जब अंग्रेज भी राज कर रहे थे भारत पे, तब भी उनकी एक विदेश नीति थी, वो भी इससे ठीक थी. आज पाकिस्तान हम पर हमला करता है, हम ऑपरेशन सिंदूर करते हैं, विश्व का एक देश भारत के साथ खड़ा नहीं. और ये मूर्ख लोग बताते हैं कि सारे देशों ने, अरे भाई, आतंकी हमले की निर्वसना पाकिस्तान भी करता है. उनने भी किया कि भारत पे जो आतंकी हमला हुआ उसका निषेध हम करते हैं. हमें चाहिए भारत के साथ खड़ा होकर पाकिस्तान को आतंकी बोलने वाला देश. अभी एक आंकड़ा बाहर आया, हमारे प्रधानमंत्री पहले प्रधानमंत्री है देश के जिन्होंने 17 देशों में जाके वहां के पार्लियामेंट में संबोधन दिया, भाषण किया. बहुत बढ़िया. उन 17 देशों में से एक भी देश ने हमारे प्रधानमंत्री को सीरियसली नहीं लिया. एक भी देश ने नहीं कहा कि पाकिस्तान आतंकी है. 27 देशों ने उनको सर्वोच्च सम्मान दिया. लेकिन जब वो ब्राजील में सम्मान ले रहे थे, तब ब्राजील ने हमारा आकाश एयर डिफेंस सिस्टम का डील भारत का कैंसिल कर दिया. उसके बाद निर्लज्जता का कलश जिसको बोलते हैं हम, वो है कि वहां के बाद आने के बाद बताया जाता है कि ब्राजील के साथ हमने डिफेंस के बहुत बढ़िया डील किए हैं. अरे रद्द हो गया डील. कौन सा रद्द किए डील को भी अच्छा बोलते हो? पाकिस्तान, अमेरिका हमारा दोस्त है, अमेरिका बोलते पाकिस्तान हमारा दोस्त है, तुम नहीं. भारत एक घंटा हो गया है, कोई भी आके बजाता है टन टन, और ये आदमी बजवा रहा है. क्यों? अरे जब देश की स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी, तब इंदिरा गांधी व्हाइट हाउस से निक्सन के मुंह पे 2 टक बातें करके निकली थी और कार में बैठ के गई, प्रेस कॉन्फ्रेंस का बायकॉट किया, सीधा एयरपोर्ट गई. उसकी गाड़ी निकली तो हेनरी किसिंजर भागते हुए पीछे, मैडम प्राइम मिनिस्टर बोलता रहा. हेनरी किसिंजर की किताब में इसका जिक्र है. और भारत में उतरने के बाद सबसे पहले अटल बिहारी वाजपेयी को घर बुलाया और बोला, अटल जी ऐसा ऐसा झगड़ा हुआ है, अमेरिका हमको दबाना चाहता था, हम नहीं दबे. उन्होंने कहा कि इंदिरा जी आपने बहुत अच्छा काम किया, पूरा विपक्ष, पूरा देश आपके साथ है. और ये आदमी वहां से डांट खा के आता है, नीची मुंडी करके, अंदर बताता है कि बहुत अच्छी बात हुई. उसके बाद व्हाइट हाउस का प्रेस रिलीज आता है कि ट्रंप वाज वेरी मच अनॉयड विद द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड ही हैज वार्नड हिम दैट यू हैव टू टेक केयर ऑफ द टैरिफ, अदरवाइज आई विल इंपोर्ट ड्यूटी ऑन यू, एंड ही हैज एग्रीड. अरे कल अशोक वानखड़े से तुम प्यार करते हो, और कल मैंने कहा कि आप अपने घर का सब्जी दिल्ली से मंगवाया करो. मैंने एक दुकान खोली. आप नांदेड़ के लोग दिल्ली से सब्जी मंगवाओगे क्या? क्या पड़ेगा आपको? अमेरिका से हम तेल ले रहे हैं. अमेरिका से तेल भारत आने में 13% का लॉजिस्टिक खर्चा बढ़ता है. जब हमको रशिया तेल दे रहा है, ईरान तेल दे रहा है, हमारे पास तेल देने वाले लोग हैं, क्योंकि अमेरिका ने कहा कि हमको आपके साथ धंधा करना है जिसमें हमको प्रॉफिट कमाना है. आई बात समझ में? जी हुजूर. अब आप हमसे तेल लोगे? हाँ मालिक. प्लेन भी लोगे? हाँ मालिक. वो कूड़ा पेन F-35 अभी गिरा हुआ है, वापस जाएगा भारत से. एलन मस्क ने कहा कि ये प्लेन से घटिया प्लेन नहीं है, लेकिन हम जा रहे हैं. आज चाइना, रशिया, बांग्लादेश, नेपाल, नीचे लंका, ये सब चीन के साथ खड़े हैं. रशिया और पाकिस्तान के बीच में एक ट्रेन चालू होने वाली है. अमेरिका ने नया एक बिल पास किया, सैंक्शनिंग रशिया एक्ट 2025. उसमें लिखा है कि भारत नाम से, कि भारत रशिया से कोई धंधा करेगा तो हम भारत पे 500% टैरिफ लगाएंगे. अरे अमेरिका कौन है हमारा विदेश नीति तय करने वाला? इस देश ने जब देश की औकात नहीं थी तब अमेरिका को आंखें दिखाई थी. क्या ऐसी मजबूरी है इस देश की? क्या मजबूरी है नरेंद्र मोदी की जो अमेरिका के सामने नतमस्तक होता है? ना हम रशिया के साथ है, ना अमेरिका के साथ है.
एक बीबीसी का पहला इंटरव्यू, बीबीसी में जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार टीवी पे इंटरव्यू दिया था बीबीसी के, तब बीबीसी ने पूछा था कि इंडिया इज अ न्यू बॉर्न नेशन, व्हाट यू थिंक, यू आर विथ अमेरिका और रशिया? उन्हें कहा नाइदर विथ रशिया नाइदर विथ अमेरिका, वी आर ऑफ आवर ओन एंड वी आर नॉन अलाइंड नेशन। ये उस समय जब देश आजाद हुआ था, देश गरीब था, कर्जा था, खाने को अनाज नहीं था, अमेरिका के से गेहूं आता था, तब अमेरिका को हम आंखें दिखाते थे। जब भारत और पाकिस्तान का 72 का युद्ध हुआ, अमेरिका ने वार्न किया युद्ध करोगे तो हम उतरेंगे, उन्होंने कहा कि उतर जाओ। उनका 7वां बेड़ा आ गया, उन्होंने कहा आते रहे, हम तो पाकिस्तान को तोड़ के रखेंगे, और तोड़ के रखा उस दुर्गा ने। और ये आदमी बताने को तैयार नहीं कितने प्लेन गिरे हमारे। बाहर के देशों से पता पड़ता है कि हमारे प्लेन कितने गिरे, और हमारा आर्मी का अधिकारी कहता है कि हम पहले दिन ही ठीक कर लेते, लेकिन पहले दिन हमने मार इसलिए खाई क्योंकि प्रधानमंत्री ने इंटरफेयर किया। अरे भाई, प्रधानमंत्री का काम नीति का काम लेना है। प्रधानमंत्री का काम ये थोड़ी है कि तुम आर्मी वालों को बताओ कि कैसे बंदूक चलाओ, और इतना तुमको आता है तो खुद ही जाओ ना बॉर्डर पे। पिछली बार भी, मतलब लोगों को क्या, इतने मूर्ख नहीं है इस देश की जनता भाई। अशिक्षित हो सकती है, गरीब हो सकती है, सवालों से घिरी हुई हो सकती है, लेकिन मूर्ख नहीं हो सकती। पिछले एयर स्ट्राइक में बोले कि जैसे वो महाभारत सीरियल देख के अंदर उफान आ गया उनमें। महाभारत में जैसे पांडव भीष्म पितामह के पास जाते थे कि पितामह आशीर्वाद लेने आए, विजयी भव, वैसे बोले पायलट मेरे को मिलने आए। बोले साहब बस निकल रहे हैं अब, लेकिन थोड़ी देर हो जाएगी, थोड़ी आसमान में बादल है। तब मैंने उनको कहा, बोले यही तो टाइम है, बादल से छुप के जाओगे तो रडार पे नहीं आओगे। और उनने कहा, बोले अरे साहब क्या बात बताई, और फिर वो चले गए। अरे इस मूर्ख को कौन बताए, रडार सिस्टम साउंड वेव्स पे चलती है भाई, रडार की आंखें नहीं होती, क्या बताए। और देश सुन रहा है, ताली बजा रहे, थाली बजा रहे हम। अरे इस बात पे आप हम हंस रहे, हम मूर्ख साबित हो रहे हैं, और इस पे भी हम हंस रहे हैं। वो मटका उल्टा रखता है और वो बोलता है कि गैस जलाई, और आईआईटी के बच्चे ताली बजाते हैं। अरे सभी बच्चों को आईआईटी से निकाल देना चाहिए। एक महिला का लाल उठा हुआ है, भाई आप बंद करो प्लीज, ये मटका नहीं बताओ आप हमको। जो आदमी की उसकी डिग्री पता नहीं कहां है, वो बच्चों को बताता है कि पढ़ाई कैसे करनी है। मन की बात में प्रधानमंत्री ने बताया कि बच्चे कैसे पढ़ेंगे। ये लोकतंत्र जिंदा रखेगा क्या? सामंती सोच कभी लोकतंत्र को जिंदा नहीं रखेगा। और सामंत बनाता कोई और नहीं, सामंत हम लोग बनाते हैं। जब उसकी पूजा करने लगते हैं, उसको भगवान, ये आदमी अपने आप को भगवान समझने लगा। इसने कहा कि मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं, मैं पैदा ही नहीं हुआ हूं। अरे मैंने बोला प्लीज नरेंद्र भाई, दामोदर जी का अपमान मत करो यार, माता पिता को डिसोन मत करो। मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं बोले, ऊपर से आया सीधा, और लोग मान रहे, एंकर भी बोल रहा हाँ सब, हाँ आगे होंगे। क्या है, जब आदमी अपने को खुदा बनना चाहता है, और यदि बात वो भगवान बन गया, तो फिर आपको पुजारी बन के पूजा करना पड़ेगा, भक्त बन के उसके सामने नाचना होगा। आप अपेक्षा मत करिए, कलयुग है, पांडुरंग अपने गाभारे से बाहर नहीं आएगा, ये याद रखिएगा। और ये सारे संतों ने अपने को 10 बार बताया है कि हमारे उपनिषद में एक बहुत बड़ी ऋचा है, और वो ऋचा आज के तमाम सनातनियों को गाली है। शिवात्मानि पश्चन्ति प्रतिमा सोन योगिनिः अज्ञानम भावनार्थाय प्रतिमा परिकल्पिते। ये उपनिषद की एक ऋचा है। ये कहती है कि भगवान का ध्यान करने के लिए ना मूर्ति की जरूरत है, ना मंदिर की, ना जगह की जरूरत है, ना पेड़ की, ना पत्थर की जरूरत है, ना किसी की। यदि आप ज्ञानी हैं तो आप जहां खड़े हैं वहां से भगवान का ध्यान करके ध्यान लगा सकते हैं, और भगवान आपकी आराधना स्वीकार कर लेगा। लेकिन कुछ अज्ञानी लोग हैं, उनके लिए मूर्ति की कल्पना की गई है। अरे राजा रवि वर्मा नहीं होता तो ये लक्ष्मी गणेश के फोटो की पूजा भी नहीं होती दिवाली के दिन।
ये राजा रवि वर्मा नहीं बताया लक्ष्मी कैसी और गणेश कैसी और हम पूजा करने लगे। यदि सनातन धर्म ही अपनाना है आपको, तो मैं तमाम सनातनियों को चैलेंज देता हूं कि आप अपना धर्म लाइए, मैं अपना सनातनी धर्म लाता हूं। मैं वेदों को साथ में रखता हूं, उपनिषद को साथ में रखता हूं। कौन सा वेद और उपनिषद जो कह रहा है जो आप ये कह रहे हो? कौन सी गीता जो कह रही है जो आप ये कह रहे हो? भगवान को मटन नहीं चलता। अरे इस देश में कई शक्तिपीठ है जहां बकरा का बटा काटा जाता है। बंगाल में नवदुर्गा के टाइम पे आखिरी 3 दिन में बाकायदा मटन का भोग चढ़ता है। बिहार के कई इलाके में जाइए, वहां ब्राह्मण बाकायदा नॉनवेज खाते हैं। मिथिलांचल के कौन सा है भाई? सावरकर ने खुद ही कहा था कि गाय मां वगैरह कुछ नहीं, फालतू की बात मत करा करो। लेकिन इनको सावरकर सब्जेक्टिव चाहिए। गाय का नाम आते से ही सावरकर बाजू हो जाते हैं। इनको आंबेडकर सब्जेक्टिव चाहिए। आंबेडकर दलितों के नेता, देश के बड़े महान नेता, संविधान, गरीबों का उत्थान करने वाले। आंबेडकर ने कहा था कि मैं राम लक्ष्मण सीता को नहीं मानता, मैं किसी भगवान को नहीं मानता, देवी देवताओं को नहीं मानता, मैं उनके अवतार को नहीं मानता। वो आंबेडकर चाहिए क्या आपको? तो आप सब्जेक्टिव ले रहे हो, उसी सब्जेक्ट को लेके आप उसको बेचते हो। वो इसलिए बेच पा रहे क्योंकि हम खरीद रहे हैं। यदि हमने खरीदना छोड़ दिया तो ये कहां अपनी दुकान लगाएगा? ये झोला छोड़ के जाएगा, झोला उठा के भी नहीं जाएगा। लेकिन नहीं, ते औरंगजेबाची कबर खोदाच लागते। अरे काय औरंगजेब कुठं, तू कुठं? उस औरंगजेब की कबर खोदने से तुमको क्या मिलेगा? कौन सा बदला है ऐसा? और ऐसा बदला निकाला जाता है क्या? कई चीजें हैं इस देश में जो नैरेटिव चलता है। लाड़की बहना, लाड़की बहना, लाड़की बहना, क्या लाड़की बहना? क्या हो गया? 2100 रुपए। सब बहनों को पूछ रहा हूं, 2100 रुपए आई क्या? नहीं है। जो लड़की बहना को मिल रहा था वो भी चला गया, क्योंकि देने के लिए पैसा नहीं है। ये आपने चुनाव के पहले आपके बहनों की कीमत अदा की है, और लाड़की बहना के नाम से पैसे लेके जिन बहना ने सरकार को वोट दिया, उन्होंने अपना मत बेचा है, उसकी कीमत लगाई। इस देश का प्रधानमंत्री पब्लिक के सामने झूठ बोलता है कि मैं 6000 रुपए सोयाबीन को दूंगा। प्रधानमंत्री बोल के गए थे महाराष्ट्र में। कौन सा किसान सोयाबीन 6000 को बेच रहा है? और ये अमेरिका का डील होने के बाद तो मुझे नहीं लगता सोयाबीन उगाने के लायक भी हम रहेंगे। हम क्यों नहीं इस बात को याद करते हैं? हर 5 साल में नए सपने दिखाए जाते हैं, पुराने सपनों के बारे में कोई सवाल नहीं उठाते। जब तक ये सपनों के सौदागर मार्केट में सपने बेचते रहेंगे, तब तक लोकशाही का भविष्य हमेशा अंधेरे में रहेगा। यथार्थ के धरातल पे उतर के तुमको पूछना चाहिए कि तुमने किया क्या। सवाल पूछना चाहिए, तुमने किया क्या। आज समृद्धि मार्ग पे इतराने वाले देवेंद्र फडणवीस को मैं पूछता हूं कि जब कई गांव ऐसे हैं कि जहां बच्चे स्कूल जाते हैं तो रस्सी का पुल बना के जाते हैं, अपनी जान खतरे में डालते हैं। इसी नांदेड़ जिले में ऐसे गांव हैं कि जहां शव यात्रा भी कमर कमर इतने पानी में शव यात्रा लेके जाने पड़ते हैं। थू है ऐसे नेताओं पे कि जो 75 साल बाद भी एक छोटा सा पुल नहीं बना पाते। आज भी एम्बुलेंस की जगह एम्बुलेंस चलती है इस महाराष्ट्र में। कौन सा महाराष्ट्र ने प्रोग्रेस किया? किस संभाजी महाराज का नाम लेते हो? किस छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम लेते हो? आज यदि संभाजी और छत्रपति शिवाजी महाराज अवतार लेंगे तो सबसे पहले इनको हाथी के पैर के नीचे देंगे। मेरे छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम लेके आप अपमानित मत करिए। तीन महीने में 700 किसानों की आत्महत्या। अरे गले के नीचे निवाला कैसा उतरता है? आपके विधानसभा का स्टैंडर्ड देखिए और अंगूठा बात पर भेजिए वहां पे। तू बाहर निकल तो दाखो तो। अरे ऐसे तो हमारे कॉलेज के टाइम में भी नहीं था। काला खाली बाजू।
उधर एक नारायण राणे है, त्याला गळ्याचा मुळव्याध आहे, सकाळपासून सुरू होतो, ते त्याचे 2 पिल्लं. अरे तुम्ही विरोध करा, बोला, पण अरे काही तुम्ही मंत्री, अरे मुख्यमंत्री होता महाराष्ट्राचा, अरे त्या पदाची काही त्याला पदाची काही इज्जत ठेवा. काही शब्द अरे यशवंतराव चव्हाण सारखे साहित्यिक या देशाने या राज्याने दिले, शंकरराव चव्हाण सारखे लोक इथे मुख्यमंत्री झाले. काय भाषाचं स्तर, और कौन है रिस्पॉन्सिबल? अब इस भाषा के साथ, इस गुंडागिर्दी के साथ आप मुझे पूछ रहे कि लोकतंत्र का भविष्य क्या होगा? क्या भविष्य है? बच्चों को स्कूल में मत डालिए, जूडो कराटे का सिखा दीजिए, उसको बोले मार ठुसे, रोज मार के आना बाहर से, आमदार बन जाएगा. ये हमें अपने आसपास देखना होगा. लोकतंत्र को तो ग्रहण लग चुका है और बुरी तरह से लग चुका है. महाराष्ट्र हरियाणा के चुनाव के बाद बिहार में, मैं अभी भी बोल रहा हूं आपको, बिहार में जब चुनाव होंगे नवंबर में, तो बीजेपी अपने अकेले के बलबूते पे सरकार बनाएगी. आप लिख लीजिए मुझे, 2029 का रिजल्ट मैं बताता हूं, बीजेपी 400 पार होगी, लिख लीजिए आज. तब संविधान बदलेगा, मनुस्मृति आएगी, महिलाओं को इतना घूंघट लेके चलना पड़ेगा. ये तय करेंगे कि आज शुक्रवार है, आप ये खाओगे, वहां से रिलीज आएगा कलेक्टर की तरफ से कि शनिवार के दिन सिर्फ यही 4 अनाज और 3 सब्जियां खाई जाएगी, नहीं तो सरकार आके आपको उठा के ले जाएगी. ये होगा. और आप क्या खाते इसका टेंडर गौतम अडानी को मिलेगा, उसको टेंडर मिलेगा, वही अपने नांदेड़ के लड़कों को रिक्रूट करेगा. वो एक रिक्रूटमेंट के वहां से 25,000 रुपए लेगा, यहां 2-2 हजार रुपए में लड़कों को खड़ा कर देगा, जाके देखो घर में क्या है. ये अतिशयोक्ति नहीं है, होगा. देश पे इतना कर्जा है, आज 200 लाख रुपए के ऊपर कर्जा है आज हर एक के ऊपर, हमारे ऊपर. मैं तो बोलता हूं कि नरेंद्र मोदी ने एक जरूर अच्छा काम किया, हम सबको लखपति बना दिया. क्योंकि बैंक में आप जब लोन लेने जाते हैं तो बैंक में आपकी जो औकात है उससे कुछ गुना लोन आपको मिलता है. यदि आप 1 करोड़ के आदमी हो तो आपको 50 लाख का लोन मिलता है. अभी हम सब 1 लाख के लोन वाले हो गए हैं. 1,48,000 हर आदमी पे लोन है, कर्जा देश का. तो हम सब लखपति हो गए, क्योंकि 1,48,000 लोन आपको मिल रहा है, इसका मतलब हमारी 2-2.5 लाख की वर्थ है. कहां? हर देश में केंद्र सरकार लोन लेती है, बॉन्ड्स लेती है, 3 साल के, 5 साल के, 10 साल के, बहुत ज्यादा हो गए. नरेंद्र मोदी ने 2023 में 50 साल के बॉन्ड उठाए. 2073 में जो सरकार आएगी वो ढूंढेगी कौन था भाई ये इतना लेके कहां दे. लगाओ टैक्स लगाओ. और एक दिन फिर ऐसा आएगा कि आपके दरवाजे पे बेल बजेगी, मैं दरवाजा खोलूंगा, अशोक वानखड़े, मैंने हाँ चलिए हमारे साथ. मैंने क्या होगा? नहीं, हम फला कंपनी से आए, लेकिन मेरे आपके कंपनी से कोई लेना देना नहीं है. नहीं, भारत सरकार ने आपको बेच दिया है हमको, 1 सप्ताह तक आप हमारे यहाँ क्लरिकल काम करेंगे, कर्जा चुकाना है देश को. निकला अशोक वानखड़े, छोड़ दिया सब, वहां पे टपक करते. भारत सरकार का आदेश, देश बचाना है. ये वस्तु स्थिति है, ये फैक्ट है. आप महाराष्ट्र में तो भी बहुत सुखी है, आप बिहार यूपी में जाके दलितों का उत्पीड़न देखिए. दलितों की महिलाएं उपभोग के लिए है. दलित गुजरात में गॉगल नहीं पहन सकता, गॉगल पहनने पे वो बुरी तरह से पीटा जाता है. एक दलित आदमी का भांजा कॉलेज से मामा के घर आया, उसने पीने के लिए सवर्ण के हैंडपंप पे लगा दिया, सवर्ण के लड़कों ने उसी हैंडपंप पे उसको जिंदा मार डाला. ये वस्तु स्थिति है. लड़की पे अत्याचार होता है, जब लड़की के माँ बाप कंप्लेंट करते हैं तो उनके घर में आग लगा के उनको भी मार दिया जाता है. ये वस्तु स्थिति है. कितनी खबरें हैं, कितना, कई बार खबरें पढ़ के, खबरें देख के सुन्न हो जाता है. क्या करें, किसको बोले? इंक्वायरी ऑर्डर हो गई है, केस चलता है 20-25 साल, उसके बाद में सब छूट जाते हैं. बिल्किस बानो के हत्यारों को यदि बाहर निकलने के बाद इस समाज में स्वागत होता है तो यह समाज पाषाण युग में चला गया, मान लीजिए आप. एक गर्भवती महिला जान बचाने के लिए पूरे परिवार के साथ खेतों में दौड़ी, दंगाइयों ने उसको घेरा
उसके सामने 7 लोगों के उसके घर की तलवारों से काट के हत्या की, उसके 3 साल के बेटी के पैर पकड़ पकड़ के जमीन पे पटका पटका के उसको मार डाला और उस गर्भवती पे सामूहिक बलात्कार किया। कोर्ट में केस चला, पूरा देश उस केस को ढूंढ रहा देख रहा था। सर्वोच्च न्यायालय ने उनको सजा दी आजीवन कारावास की। गुजरात सरकार ने कहा कि इनका चाल चलन बहुत अच्छा है। इन 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 नराधम का चाल, इन राक्षसों का, इन शैतानों का चाल चलन यदि अच्छा है तो क्या कहे। और जब वो जेल से छूटते हैं तो उनका बैंड बाजे के साथ स्वागत होता है। सनातन धर्म उसका, क्योंकि उसने एक मुस्लिम लड़की पे बलात्कार किया, इसके लिए यदि सनातन धर्म उसका स्वागत करता है, थू है ऐसे सनातन धर्म पे। नहीं मानता मैं इस सनातन धर्म को। महिला किसी भी जाति की हो, आज मैं उस छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि में पैदा हुआ हूं जिसने रांझा के पाटिल के हाथ पैर तोड़ दिए थे, काट के रख दिया था उसको, और तब उनकी उम्र मात्र 13 साल थी, क्योंकि उसने एक महिला के साथ व्यभिचार किया था। जब लूट में कोई मुस्लिम सरदार की बहू को उठा के लाया था तो शिवाजी महाराज ने कहा था, बहन है तू मेरी, आपके सुंदरता को देखते रस होता है, काश मेरी मां इतनी सुंदर होती तो मैं भी बहन तुम्हारे जैसा सुंदर होता। सम्मान वापस कीजिए। अपने मां के पास भेजा। जीजाबाई ने कहा कि बेटा तू मेरी बेटी है, हो सकता है कि तुम दुश्मनों की बेटी हो, लेकिन मैंने तो बेटी माना। मैं तुम्हारे को बार बार तो कुछ कर नहीं पाऊंगी, लेकिन इस बार जाओगे तो जवाहिरात के साथ उसको भेजा, जैसे बेटी को विदा करते हैं मायके ससुराल। उस छत्रपति के भूमि से हम हैं। बिल्किस बानो वालों के लिए जगह नहीं है, संजय राठौड़ जैसे लोगों को यहां जगह नहीं है। कि महाराष्ट्र का अपमान है, छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान है। लेकिन आज हम चुप हैं, क्योंकि हम सब भगत सिंह चाहते हैं, लेकिन पड़ोस के घर में क्यों नहीं आते भाई? कौन क्या कर लेगा? मैं बार बार कहता हूं कि डर जो है ये सामान्य इंसान में कभी नहीं होता। जो सबसे बड़ा दादा पहलवान होता है, जिसके नाम का डंका बजता है, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं उससे डरपोक कोई नहीं होता। मैंने पत्रकारिता में कई लोगों से संबंध आता है। मैंने बड़े बड़े डॉन को भी, एक डॉन को भी देखा, मैंने किस्सा पहले भी सुनाया था। एक डॉन एक शादी में मिल गए मुझे, बोला अरे बहुत दिनों के बाद मिले टाइगर, हम भी तुमको सुनते हैं, आइए आइए हम खाना साथ में खाते। या नहीं चलो मेरे साथ। मुलुंड के एक होटल में उन्होंने फोन कर दिया। अब उस होटल वाले की भी जान अटकी रही कि इतना बड़ा डॉन आके था। मुझे क्या मालूम, मैं तो चला गया। साथ में महेश मांजरेकर भी थे, वो भी अटक गया मेरे साथ। उसको बेचारे कुछ भी जाना था गुजरात, वो बार बार कह रहा था कि मुझे अहमदाबाद। बोले अरे भेजेंगे तुमको, बैठो। और सब टेबल में बैठे रहे। अब उस डॉन से मैं क्या बात करूं कि जमीन खाली करने की रेट क्या है? सब मेरा तो कोई काम नहीं। और वो मुझे बताता था, अरे अशोक भाई कोई काम हो तो मुझे बता दीजिए, आपका भाई सब। मैंने हाँ भैया बता देंगे। 1:30-2 बज गए। खाना प्लेट में था, सब चुपचाप खा रहे थे। सबको लग रहा था कि भाई खाना खाए और जाए। इतने में मेरे हाथ से चम्मच नीचे गिर गया। रात के 2 बजे, स्मशान शांत था। उस चम्मच जैसे ही गिरा नीचे फर्श पर, टन करके आवाज आई। टन करके आवाज आई तो हमारे जो भाई थे सबसे बड़े डॉन, वो इतने जोर से उठे कि वो चेयर पीछे फेंका गई। बाकी सब लोग खिड़की पे जाके देखने लगे, क्या हुआ क्या हुआ क्या? कौन? देख बाहर देख क्या किसका फील्डिंग है? अरे क्या यार तुम चम्मच गिराया भाई? चम्मच ही गिरा। अरे कैसा आवाज है ना? ये है जिस आदमी के पास नैतिकता है, जिस आदमी के पास नैतिकता है, मैं बता रहा हूं, उससे बड़ा बल किसी के पास नहीं। यदि आपके पास नैतिकता है तो बड़े से बड़े पहलवान, बड़े से बड़े अधिकारी, बड़े से बड़े दादा पहलवान, भाई डॉन जो भी है, माफिया, आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन फिर सामर्थ्य चाहिए, नैतिकता का सामर्थ्य चाहिए। और जितना चाहिए उतना आगे आपको भगवान देता है, तो लालच करके क्या करेंगे? मैंने पत्रकारिता में, मैं कारपोरेट सेक्टर में भी पत्रकारिता करता था पहले, बिजनेस जर्नलिज्म। मैंने बड़े अब्जोपति को देखा, करोड़पति को देखा। मैंने हमेशा उनको चिंता में देखा। आज के डेट में गौतम अडानी और मुकेश अंबानी से ज्यादा चिंता वाला आदमी नहीं मिलेगा। रात को सोते समय भी उनको चिंता रहती। और जो रिक्शा चलाता है वो सबसे ज्यादा सुखी। साइकिल रिक्शा चला के उसके पास पैसा आता है, रात को खाना खा के सोता है, थक के बढ़िया नींद आती है। ये नींद की गोली लेते हैं।
तो पैसे होना, समृद्धि होना, बिल्डिंग होना, फ्लैट होना, मेरा तजुर्बा बताता है आपके पास जितने पैसे होंगे उतने आपके खाने के साधन कम होते जाएंगे। कोई भी करोड़पती आदमी मेरे को दिल खोल के खाते हुए नहीं दिखा, नाही ते चालत नाही, ते डॉक्टर मना केलं, त्यांना बीपी होते, यांना हे होते, त्यांना ते होते, मी एवढंच खातो, म्हणजे तुझ्यापेक्षा आम्ही चांगले राजाओ, आमच्या बँकेत पैसे नाही पण जे येऊ दे जाऊ दे डॉक्टर। इसलिए मैं कहता हूं कि ये आपको तय करना है कि आपकी प्रायोरिटी क्या है। ये देश आपका है, किसी के बाप का नहीं। ये शहर है, किसी के बाप का नहीं। आप है तो शहर है, आप है तो लोकतंत्र है, आप है तो ये देश जीवित है। भारत के मायने जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक की जमीन नहीं है। हम रियल एस्टेट वाले नहीं हैं, हम संवेदनशील लोग हैं, हम भारतीय। इसलिए हर शहर, हर गांव, हर बस्ती उसका एक अपना अस्तित्व है और अस्तित्व वहां रहने वाले लोगों से है और लोगों की ताकत के आगे सब नतमस्तक है। तो ये आपको अपनी ताकत दिखानी होगी। मेरा ये जो भाषण होता है, मैं हमेशा कहता हूं, मैं कोई व्याख्याता नहीं हूं, एक मैं पत्रकार हूं, सिंपल। भाषण देना मेरा काम नहीं है, लेकिन लगा कि जब हनुमान जी को उसकी शक्ति याद करवाने के लिए हनुमान चालीसा पढ़ना पड़ता है, हनुमान जी को बताना पड़ता है तू क्या है, फिर हनुमान जी को समझ में आता है कि वाकई मैं बड़ा हूं और फिर वो काम पे रहते हैं। तो ये जनता जनार्दन रूपी जो हनुमान है, जो इस लोकतंत्र को संजीवनी देगा, उसके सामने ये हनुमान चालीसा, लोकतंत्र चालीसा, जन जागरण चालीसा पढ़ने का काम मैं करता हूं। मैं कोई अलग बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपसे पैसे नहीं मांग रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इस राजनीतिक दलों को दो। कोई भी राजनीतिक दल हो, पढ़ा लिखा आदमी हो, अच्छा आदमी हो, उसका साथ दीजिए। समाज में कोई कुरीति के लिए लड़ रहा होगा, उसका साथ दीजिए। घर में मत बैठिए। अब आज घर में बैठे रहोगे, कल आप पे आपत्ति आएगी, कोई नहीं आएगा, इतना याद रखिए। और वो ज्यादा दिन दूर नहीं है, क्योंकि 2014 से लेके पिछले 10 साल में ये देश इतना पीछे चला गया। आने वाले समय में कोई भी सरकार आए, मैं दावे के साथ कहता हूं 20-25 साल हमें उस वापस पटरी पे आने में लगेगा जो इन्होंने गटर कर दिया इस देश का। विदेश नीति, उद्योग नीति, ये नीति, वो नीति, जीएसटी की प्रताड़ना, इनकम टैक्स की प्रताड़ना, भ्रष्टाचार, व्यभिचार चरम पे। भाई लोग, गुंडे लोग राजनीति आ रहे हैं। कोई नासिक में दाऊद का आदमी था, अब वो बीजेपी में चला गया, बताइए। और वो दाऊद का आदमी था, बीजेपी वालों ने बताया हमको। सबसे ज्यादा मुझे दया आती है तो किरीट सोमैया पे आती है। बेचारा हर महीने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके ऐसा ये जवाहरलाल दलदा जेल जाएगा, ये सुनील तत्कले जेल जाएगा, नारायण लाने जेल जाएगा। आता स्वतःच फुलं घेऊन जातो नारायण राणे जी। मैंने पूछा एक दिन, मैंने किरीट भाई आपको कैसा लगता है यार, तुम यार फालतू की बात मत करो, तुम टीवी पे हमेशा हमको कहते हो कि वो ऐसा बोला था, तुम जानो, मेरे को ऊपर से बोलते हैं कि कल हो, मैं कला, अब ये मांडवली करते हैं, मैं क्या करूं। ये स्थिति है। ये हंसी की बात नहीं, ये है, निर्लज्ज हो गए ये लोग। जिस अजित पवार को ये चक्की पिसवा रहे थे, उसके साथ आटा खा रहे, मतलब क्या, उसी चक्की का आटा खा रहे। नहीं, चक्की का आटा खा रहे मतलब चक्की पीसी जा रही है और हम पीस रहे हैं, हम और आप दाने हैं, ये बात मान लीजिए। कोई किसके साथ कल जाएगा, मैं तो किसी भी, मैं विधानसभा में जाता हूं तो मैं हमेशा, कोई भी मुझे आमदार मिलता है तो मैं पूछता हूं अभी कहां, क्योंकि मैं एक चक्कर मार के आऊं तो पता पड़ा कि तू किधर रहा है और विचार बदल गया। तो जो लोग अपने सत्ता के लिए, अपने स्वार्थ के लिए आपके दिए हुए मतदान का अपमान करते हैं, उन्हें सबक सिखाने की जरूरत है। जो लोग इस नांदेड़ ने सब कुछ देने के बाद भी आपको कुछ नहीं दे पाते, तो उनको रास्ते पे लाने का काम आपका है। ये आपके नौकर है, बाप नहीं। मालिक बनना सीखो, मालिक बनना भी एक कला है। पूछिए, उत्तर प्रदेश बिहार में गांव में से भगा के, हरियाणा में लोगों ने भगाया इस बार बीजेपी वालों को। एक मंत्री
किसी गांव में एंट्री नहीं थी उसको, एक गांव ने एंट्री दे दी, उसकी गाड़ी रुक गई, लोगों ने बोला आइए आइए आइए, उसको लगा बहुत खुशी हो गई कि चलो एक गांव है। वो नीचे उतर के बोला मुझे मालूम था ये मेरे बिरादरी का गांव है, ये मेरा स्वागत करेंगे, बाकी सब बिके हुए हैं। उन्होंने कहा कि बिल्कुल आपके बिरादरी का गांव, आइए 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 मुख्यमंत्री जी आइए आइए। उसको साथ में लेके गए और रास्ते के सामने खड़ा कर दिया। बोला क्या है? बोले चलिए। अरे बोले क्या है? बोले चलिए इसमें, नहीं तो यही मारेंगे आपको, एवढा एवढा चिखल होता घुटने इतका, तो आपला त्या चिखलात चालला, म्हणे अब वापस आइए, फिर चलिए एक बार, तो पूर्ण चिखलात माखला। बोले गाड़ी में बैठिए, तुमको समझ लेना चाहिए कीचड़ में चलना कैसा होते। ये लोग हैं, ये ताकत हम में कब आएगी? जी हुजूर करना छोड़ो, अपनी ताकत समझो। लोकतंत्र को कुछ नहीं होगा। ये संक्रमण का पीरियड होता है। देखिए ग्रहण लगता है ना, तो हम क्या कहते हैं? दे दान छूटे गिरान, अपभ्रंश है ग्रहण का गिरान। तो आज पूरा भारत विश्व, पूरा भारतवर्ष मतदाताओं को कह रहा है दे दान छूटे गिरान। पानी है तो आपको मतदान का लगातार ध्यान देना होगा। और एक चुनाव, दो चुनाव ये मशीनों के साथ खेल करते हतोत्साहित होने की बात नहीं है, क्योंकि हम षड्यंत्रियों के साथ लड़ रहे हैं। एक नया महाभारत है, ये रोज नए शस्त्र अस्त्र निकालेंगे, लड़ाई उससे भी होगी। किसी ने हमको कहा कि भाई जब 2024 में फिर सरकार बना ली तो किसी ने कहा कि आप क्या करोगे? मतलब भैया दत्ताजी शिंदे ने बोल दिया था बुराड़ी में नजीब को, बोले पटेल अब क्या करोगे? अरे बचेंगे तो और लड़ेंगे। अरे मतलब बचेंगे जरूर। बोले क्यों? बोले मारने का मादमा कहां है? औकात चाहिए हाथ डालने की, क्योंकि मेरे साथ नैतिकता का बल है, मेरे साथ लाखों लोगों के आशीर्वाद है। मैं अकेला नहीं, मैं मेरी लड़ाई काय को लड़ूं? लड़ाई क्या होती है? ये मेरी लड़ाई नहीं है, ये सबकी लड़ाई है। हाँ, मुझे एक चांस मिला, मैं उस परमात्मा का धन्यवाद देता हूं कि मुझे इस लायक बनाया कि आप लोगों के वेदनाओं को मैं शब्द दूं। मैं कभी कमी नहीं पड़ूंगा, ये आपको तय करना है कि आप कब नहीं पड़े। इसलिए ये व्याख्यान सिर्फ व्याख्यान नहीं है, ये व्याख्यान किसके नाम से शुरू हुई? व्याख्यान माला स्वामी परमानंद तीर्थ के नाम से। उनका संघर्ष याद रखिए। यदि उनने भी ऐसा ही सोचा होता नांदेड़ के मतदाताओं जैसे, तो क्या निजाम से आजादी पाते क्या? ये मूर्तिमंत उदाहरण है। संघर्ष 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 तब तक जब तक विजय हासिल न हो। ये पड़ाव आते रहेंगे, जाते रहेंगे, सरकारें आएगी, सरकारें जाएगी, और हम किसी एक सरकार के नहीं। जो भी सरकार आएगी उनको सवाल पूछेंगे, लगातार बातें करेंगे। हमने बोला हम किसी के सगे नहीं है। जो सरकार में आते उसके सामने, जर्नलिस्ट इज ऑलवेज अ फ्रेंड ऑफ अपोजिशन। पत्रकार ये हमेशा विपक्ष का साथी होता है। हाँ, फिर आपको सत्ता में ट्रान्सफर ऑर्डर 2-3 ट्रान्सफर करायच्या, 3-4 लिफाफे घ्यायचे, साहेब जरा घर पाहता का, माझ्या पोरीचं लग्न काही देता का, माझ्या पोराचे ऍडमिशन पाहता का? फिर वो पत्रकारिता नहीं है। मैं तो हमेशा कहता हूं पत्रकार जिस दिन दलाल बनेगा उस दिन दलाली करो ना यार, किसने रोका? वो भी एक धंधा है, लेकिन पत्रकारिता के दलाली मत करो। वैसे मतदाताओं को भी है, मतदाता मतदान कीजिए। मत ये दान करने के लिए है, बेचने के लिए नहीं है। इसका सौदा मत कीजिए, कभी लाडली बहना के नाम से, कभी किसानों की 6000 के नाम से। भाई कितनी विसंगति है। ये कहता है कि किसानों की आय दुगनी हो गई, सरकार कहती है किसानों की आय दुगनी हो गई। हम मानते हैं मोदी जी महान है, कर दी होगी। जब किसानों की आय दुगनी होगी तो 6000 रुपए क्यों दे रहे हो? जिस देश में 81 करोड़ लोग बिना 5 किलो अनाज लिए भूखे मरेंगे, यह मैंने नहीं कहा, प्रधानमंत्री ने कहा, 5 किलो अनाज आने वाले 5 साल तक देते रहेंगे, क्योंकि यदि अनाज नहीं मिला तो लोग भूखे मरेंगे। जिस देश की 70% आबादी सरकार के 5 किलो अनाज पे जिंदी है, वो देश की इकोनॉमी वर्ल्ड की चौथी कैसी हो सकती है? कुछ तो तारतम्य रखो, कहीं तो रखो। लेकिन हम उस पर भी टाली बजाते हैं। 5 किलो अनाज फिर टाली, तीसरी इकोनॉमी फिर टाली, विश्व गुरु फिर टाली, विश्व में सब जूते मारते फिर टाली। तो ये टाली बजाना तो बंद करो कभी। हमारी मजबूरी टाली नहीं है, नरेंद्र मोदी की कैबिनेट की मजबूरी है टाली।
क्योंकि मैं कैबिनेट नहीं, मैं कव्वालों की टोली बोलता हूं उनको। दो गाते हैं और बाकी सब ताली बजाते हैं। हाजी हम भी देखेंगे, बस दो ही गवाही है उसमें। कव्वालों का प्रोग्राम, कव्वाली सुनने में आनंद आता है, लेकिन घर में जाके कोई कव्वाल नहीं बनता। तो कव्वालों को देखो, आनंद लो, एंटरटेनमेंट का वैल्यू है। जब भी नरेंद्र मोदी बोलते हैं बड़े दिल से सुना करो, बहुत व्यंग मिलेगा उसको, आपको हंसी आएगी। इतना झूठ होता है, इतना फरेब होता है, तो कई बार अपने आप को लगता है कि क्या मैं इतना मूर्ख हूं क्या रे। एक बार अपना आईक्यू चेक करना पड़ेगा। ये प्रधानमंत्री बहुत ही ज्यादा बोल रहे हैं आज, तो इसको व्यंग की दृष्टि से लीजिए। एक जन जागरण का काम है। आज इस व्याख्यानमाला में मैं आया, मैंने प्रयास किया एक कुछ अच्छा आपके सामने पेश करने का। मैं कई बार देखता हूं, जाता हूं, लोगों से मिलता हूं, खासकर ग्रामीण क्षेत्र में जाता हूं, तो बहुत बुरा लगता है स्थिति देख के। आप विदर्भ में जाइए, किसानों की स्थिति देख के बहुत बुरा लगता है। तब जब हम बिस्लेरी का पानी भी पीते हैं कहीं 20 रुपए का लेके, तो एक अपराध बोध होता है कि इस 20 रुपए में किसी का एक रात का खाना एक परिवार का हो जाएगा और हम बिस्लेरी का पानी ले रहे हैं। वो अपराध बोध होता है, क्योंकि हम इंसान हैं, हम हैवान नहीं। और राजनीति ये हैवानों का खेल हो गया है। माफ कीजिएगा सांसद महोदय, आप बुरा मत मानिएगा। सांसद हैवानों की टोली हो गई है और सिर्फ स्वार्थ, स्वार्थ और स्वार्थ, इसके सिवा इनको कुछ नहीं चलता। ये आते हैं भाषण करके कि अंतिम व्यक्ति के लिए, किसानों के लिए, भूमिपुत्र के लिए, और स्टॉक में है शाहू महाराज, आंबेडकर, ज्योतिबा फुले यांची विचारधारा बळकट करण्यासाठी, अंतिम व्यक्तीच्या भल्या करण्यासाठी, या जे बळीराजा आहे त्याचं भलं करण्यासाठी आम्ही येतो। आणि जसं त्यांना सर्टिफिकेट मिळतं, ज्या दिवशी ते आमदार होतात त्या दिवशी ते स्वतःच बळीराजा असतात, ते स्वतःच गरीब असतात, ते स्वतःच दलित असतात, ते स्वतःचं पहिलं भरं करतात। ते मस्त त्यांचे पोरं मोठ्या मोठ्या गाड्या घेतात, आपल्याला उडवतात, आणि आपण त्याच्यानंतर पुन्हा टाळ्या वाजवतो की आमदाराच्या गाडीनं माझ्या पोराला उडवलं, किती महापोरग खुशकिस्मत नशीबवान आहे, आमदाराच्या गाडीनं ठोस मारली त्याला, फारच झालं। हे बंद करा, यांना विचारा। प्रत्येक आमदाराचं जरा यावेळेला अफिडेव्हिट झालं, साहेब हे सगळं सामाजिक काम तुम्ही करा। प्रत्येक आमदारांचं, आमचा मित्र आहे इथं, माझा भाऊ आहे हा शंतनू, या सगळ्या आमदारांचं खासदाराचं एक अफिडेव्हिट सगळं छापून दे सगळ्यांना, पूर्ण नांदेडला कळू दे यांच्याकडे किती संपत्ती आहे, आणि बरोबर 5 वर्षांनी पुन्हा फॉर्म भरतील, त्यावेळेला पुन्हा छापायचं। मागच्या वेळेला मी सर्वे काढला, 25 ते 26 खासदार मला असे मिळाले, त्यांचे 16 पटीनं प्रॉपर्टी वाढली, 16 पटीनं, 16% नव्हे। अरे म्हटलं यांना IIM ला पाठवा बाबा, लेक्चरर म्हणून। या IIM च्या लोकांना, मॅनेजमेंटच्या लोकांना घरी पाठवून द्या, काही कामाची नाही। या खासदारांना शिकव म्हणा तू की 5 वर्षात 16 पट कशी होते। अरे आपल्या गरीब माणसाला पण आलं पाहिजे ना, तुम्हाला मला पण आलं पाहिजे की 16%, 16 टाइम्स, 16 वेळा आपली प्रॉपर्टी किती मोठी होऊ शकते। 1 रुपया असलं तर 16 रुपये होतात त्याचे। कशी केली त्याच्याकडे आपण शिकलं पाहिजे, आपणही करू। कळत नाही मला, भाजी विकणारा तो छगन भुजबळ, अहो त्यांनी बंगला बांधला, ती मूर्ती म्हणे 10-10 लाख रुपयाची आहे। कोणत्या भाजीवाल्याने एवढा पैसा कमावला मला कुठेच कळलं नाही। माझं आयुष्य गेलं, 62 साल तर माझं वय आहे, एकही भाजीवाला माझ्या आयुष्यात भेटला नाही मला यांनी एवढा पैसा कमावला असेल। नारायण राणे थापाच्या घरी चहा पाजायचा, हे नाऱ्या ते जरा भाजी घेऊन बरं, हो ना भाई, त्याचं साम्राज्य आता 5 स्टार हॉटेल पासून सगळं। असे कितीतरी तुम्ही स्वतः पहा, आसपास पहा तुम्ही, तुमच्या कुठनं आणले पैसे, काय येतं, आमदार काय करतात, खासदार काय करतात। विधानसभेत मी गेलो की मला कळतं, प्रत्येक मंत्र्याकडे जाऊन हे बदली करा, तो मंत्री म्हणतो पण तुम्ही तर जळगावचे ना, हो मग हे बुलढाण्याची बदली कशाला, माझा मावस भाऊ आहे म्हणे। बदल्या, टेंडर, थकलेले बिल, यासाठी आपले आमदार खासदार काम करतात। पुढच्या वेळेला मत मागायला आलं तर म्हणा बाबा त्यालाच घे ना, त्या बुलढाण्यावाले मावस भावाले माग त्याला वोट तू, आमचं कोण वोट घेतं तू।
तू आमच्यासाठी काय केलं ते सांग. हे तुम्ही विचारलं पाहिजे. त्यामुळे भारतीय लोकशाहीचं भविष्य माझ्या मताप्रमाणे अतिशय उज्ज्वल आहे. मी यासाठी म्हणतो की मी सारखं म्हणतो या देशाचे नागरिक अशिक्षित असू शकतात, गरीब असू शकतात, समस्यांनी पूर्ण प्रश्नांनी घेरलेले असू शकतात, अधनंगे हो सकते हैं, भूखे हो सकते हैं, लेकिन मूर्ख नहीं है. इसीलिए इस बार इस मोदी के टीम को 180 पे लाके खड़ा कर दिया. ये 240 जो बोल रहे हैं उसमें 60 सीटें मशीनों की है, जो एडीआर की रिपोर्ट है. किसी को देखनी है तो मेरे पास पड़ी है. 180 सीटें और 60 जोड़ के 240 आ गए. 270 भी नसीब नहीं है. बैसाखियों पे ये सरकार है और उस सरकार को, उस मोदी को, उस अजन्मे मोदी को, वो अकेला सब पे भारी मोदी को, जो मां भारती के बेटे मोदी को लोगों ने यदि 240 पे बैसाखियों पे लाया तो और किसी ने नहीं, इसी भारत देश ने लाया, इसी नागरिकों ने. एक धक्का और देने की जरूरत है, थोड़ी सजगता के साथ. ये हो सकता है, लेकिन ये मोदी के खिलाफ नहीं है, अमित शाह के खिलाफ नहीं है. ये वृत्ति है, ये एक उद्योगपति का घर भरने की वृत्ति है, एक दो परिवार के लिए पूरा देश बेचने की वृत्ति है, लगातार विपक्ष को नाकारा करने की वृत्ति है, उसको काम न करने देने की वृत्ति है. अब तो अरे आप लोग छोड़ो, अब तो संघ भी परेशान है. बोल रहा 75 साल जाओ बाबा आप वापस, तो वो उससे भी ज्यादा बेशरम है. बोले हमको 75 हो रहे, हमारे पहले तुम्हारे हो रहे. तो मोहन भागवतला वाटल्यावर आपल्याला काढतात काय. तो बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा, ये हमेशा सवाल आता है. तो हम कहते हैं कि हम बांधेंगे, हम तो निकल गए हैं. और लोग कहते भी कि आपको डर नहीं लगता. क्या डर किस बात का. प्लेन में अभी अहमदाबाद में इतना बड़ा हादसा हो गया, सगळेच मेले, एकच जिंकला, जिवंत राहिला. आश्चर्य आहे, एक माणूस कसा जिवंत राहिला. कंटेची आली नव्हती, वेळ नव्हती आली म्हणून जिवंत राहिला. आपली वेळ आली तर कोणीच वाचू शकणार नाही, आणि वेळ नाही आली तर आपली पण खुर्ची बाहेर पडेल अशी. तो विश्वास आहे. आणि कमी जीवन जगा पण चांगलं जगा, काहीतरी समाजाचं देणं आहे म्हणून जगा. नुसतं काय, मी सारखं सांगतो ना, जेवढे तुमच्याकडे पैसे जास्त येतील तेवढे तुमच्या सुविधा. तुम्हाला ट्रॅव्हल कमी होईल, आता गाडीत बसता येत नाही, घुटणे दुखतात, हे करता येत नाही, ते नाही करतायत, ते नाही करतायत. आणि ज्याच्याकडे पैसे नसतात, पहा तो माणूस कसा टन्न 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 80 वर्षाच्या वयात चांगला डवरा हाणते, भाकरी खाते 4. पैसे नाही त्याच्याकडे. आपल्याकडे पैसे आहेत पण ते नाही चालत, ते नाही चालत, ते नाही चालत. त्यामुळे पैशाच्या पाठीमागे लागू नका. पैसा जरुरी आहे असं म्हणत नाही, पण आपल्या जरुरी किती आहे तेवढं पहा तुम्ही. आणि आपण जेव्हा आपण जीवन जगतो तेव्हा थोडं खालच्या बाजूला पहा की खालचे लोक कसे जीवन जगतात, तेव्हा तुम्हाला वाटेल की मी राजा आहे. तुम्ही जर वर पाहत गेले तर याचा अंत नाही. अडाणी अंबानी झाल्यावरही तुम्हाला एक टेन्शन असेल की अजून थोडंसं कमीच आहे. एक गावाच्या शिक्षकाला विचारलं की का रे बाबा, तुला पूर्ण त्या अडाणीची प्रॉपर्टी दिली तर तू जगातला सर्वात मोठा होईल, अडाणीपेक्षा मोठा. नाही म्हणे, माझी प्रॉपर्टी अडाणीपेक्षा जास्त होईल. म्हणजे अडाणीची प्रॉपर्टी घेतल्यावर तुझ्याकडे काय जास्त होईल. म्हणे मी ट्युशन पण करेन ना 2. तो ऐसा है. तो अंत में इतना ही कह सकता हूं, एक शायर को सुना था मैंने, तो उसी के साथ मैं आज की इस व्याख्यान को भी खत्म करता हूं. जब लोग कहते कि तुम्हें क्या चाहिए, तो मेरा एक ही जवाब होता है, तुम्हारे सोच के साँचे में ढल नहीं सकता, तुम्हारे सोच के साँचे में ढल नहीं सकता. जबान काट लो, लहजा बदल नहीं सकता. जबान काट लो, लहजा बदल नहीं सकता. मुझे भी मोम का पुतला समझ रहे हो क्या, तुम्हारी लव से ये लोहा पिघल नहीं सकता. और ये कहानी मेरी नहीं है, मैं आप ही में से एक हूं. ग्रामीण क्षेत्र से आया हूं, मेरे पिताजी भी प्राइमरी टीचर थे. मैं कोई सोने का चम्मच लेके नहीं आया. यदि मैं आज ये कह सकता हूं कि तुम्हारी लौ भी इस लोहे को पिघल नहीं सकता,
तो ऐसे कई ज्वालामुखी इस सामने बैठे वाले मेरे भाइयों को, जिंदा कौम को कभी पिघला नहीं सकता। इस विश्वास के साथ मैं जा रहा हूं। इसलिए मैं कह रहा हूं, भारतीय लोकशाही के भविष्य बहुत उज्जवल है। कभी कभी ग्रहण लगने से सूरज गायब नहीं होते। ये राहु केतु बहुत जल्दी निकल जाएंगे। इस बार थोड़े ज्यादा हो गए, समय ज्यादा हो गया था, वो हमारी गलती है कि हमने दान ठीक से नहीं दिया। तो इस बार फिर मैं कहता हूं, दे दान छुटे गिरान, और यहां दान चाहिए तुम्हारे मतदान का। धन्यवाद। जय हिंद।